जी हाँ, हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की डेट्स एग्जाम के लिए अनाउंस हो चुकी हैं। तो वक्त आ गया है कि आप अब जो है अपनी इस पढ़ाई में, एग्जाम की तैयारी में बहुत ज्यादा जोर शोर से लग जाएं। और उसीलिए हम आपके साथ यहाँ पर एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम प्रैक्टिस सेट करा करेंगे फॉर एवरी क्लास। और आज उस सीरीज में आपकी पहली क्लास है, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ प्रैक्टिस सेट 1। यहां पर सारे क्वेश्चंस हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे मैथमेटिक्स के लिए। तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 9th और 10th टीजीटी मैथ्स के लिए, तो आप जानते ही हैं जो सिलेबस है, जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, उसके हिसाब से जो क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी है, उसी को बेसिस बना के रखा गया है। बट बात ये भी ध्यान रखी जाए हमेशा कि जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन जो है वो उसी लेवल के आए। क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट वाइज वहां से रहेंगे, लेकिन उनका लेवल जो है वो थोड़ा ज्यादा ऊपर का हो सकता है। कभी कभी वो 11th 12th को भी टच करेगा। तो इसीलिए क्वेश्चंस को समझेंगे, देखेंगे, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके पास भी जाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक में वो काम कैसे हो सकता है। फिलहाल पहला क्वेश्चन लेते हैं और कहानी को आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी एक बहुपद है, ठीक है, मेरे पास कोई भी एक बहुपद है जिसकी अधिकतम जो घात है वो n है, तो फिर उसके शून्य कितने होंगे। किसी भी बहुपद में अगर अधिकतम घात n है तो उसके शून्य कितने होंगे। तो देखो, पहले जरा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी हम बहुपद की बात करते हैं तो हम सबसे पहले तीन तरह के बहुपद को देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूं। एक हम लेते हैं जो कि कुछ इस तरह का होता है, किस तरह का, जिसमें जो घात होती है, जो डिग्री होती है, वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। दूसरा जो हम टाइप लेते हैं, वहां पर हम कहते हैं कि भाई 2x, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, 2x प्लस 1। अगर हम इसको देखें तो यहां पर जो डिग्री है वो कितनी है, वो 2 है। और एक और लिया जाए, एक्स क्यूब प्लस 3x, यहां पे स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस 1। अब यहां देखा जाए तो हमारे पास जो डिग्री है, वो घात जो है वो कितनी है, वो 3 है। बात समझ में आ रही है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो हमने ये पहला बहुपद लिया है, जो हमने पहला पॉलिनोमियल लिया है, इसमें जो डिग्री है, इसमें जो डिग्री है वो कितनी है, 1। ठीक है। अगर यहां की बात की जाए तो यहां पर जो डिग्री है वो कितनी है, वो है 2। और वही चीज यहां पर कितनी है, वो है 3। हम डिग्री किसे कहते हैं, ठीक है ना, हम डिग्री किसे कहते हैं। तो यहां पर आपके इस बहुपद के अंदर जो सबसे बड़ी घात होती है x की, ठीक है, वेरिएबल की, यानी कि जो आपके चर होते हैं, ठीक है ना, दो चीजें होती है, चर और अचर। यहां पर 1 जो है वो अचर है और x जो है वो चर है। आपके चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। जब मुझे डिग्री पता चल जाती है तो मैं हमेशा ये कह सकता हूं कि इसके जीरोस कितने होंगे। जीरोस का मतलब शून्य कितने होंगे, ठीक है ना, शून्य कितने होंगे। तो किसी भी बहुपद के लिए अब ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी बहुपद के लिए जितने भी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। फिर से कह देता हूं, किसी भी बहुपद के लिए जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। इसका मतलब हमारे पहले वाले में शून्यक कितने होंगे, सिर्फ 1 होगा, यहां पे शून्यक 2 होंगे और यहां पर शून्यक 3 होंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। यानी कि जितनी डिग्री होगी उतने ही शून्यक होंगे। हमारा सवाल कह रहा था कि यहां पर डिग्री कितनी है, घात कितनी है, n, तो शून्यक भी कितने होने चाहिए, शून्यक भी होने चाहिए n। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल जो है हमारे पास वो है एपी से, जिसे आप कहते हो समानांतर श्रेणी। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहां पर रखने का एक बड़ा ही अलग सिनेरियो है। ठीक है, देखिए आपसे क्या कहा गया है कि जो एक नौवां पद है,
एक समांतर श्रेणी का, वो कितना है 499, ठीक है। और जो 499वां पद है वो कितना है 9 है। तो ये बताइए कि इसका कौन सा पद शून्य के बराबर होगा, इसका कौन सा पद शून्य के बराबर होगा। चलिए पहले जरा एक काम करते हैं, जो हमें दिया गया है उसको लिख के रखते हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। यहां इन्होंने कहा जो 9वां पद है यानी कि जो A9 है वो कितना है, वो है 499, ठीक है। दूसरी चीज हमसे कही गई कि जो 499वां पद है वो कितना है भाई, वो है 9, ठीक है। अब अगर आपको किसी भी एपी के अंदर 2 पद पता है तो आप उस एपी में कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर किसी भी एपी के अंदर आपको 2 पद पता है, जैसे कि यहां पर A9 पता है और A499 पता है, तो आप उस एपी में कुछ भी निकाल सकते हो। कैसे लेकिन, है ना, कैसे लेकिन। तो शुरू करते हैं। चलिए अगर मैं A9 कह रहा हूं तो आप क्या समझते हैं, A9 का मतलब होता है A+8D, ठीक है। A9 का मतलब क्या होता है A+8D। अभी आया कहां से, तो जरा याद दिला दूं मैं आपको कि आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है AN = A+N-1 इंटू में D। जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो होता है AN = A+N-1 इंटू में D। अब अगर मुझको यहां पर A9 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, n के बदले क्या लिख दूंगा, n के बदले बेटा मैं यहां पे लिख दूंगा 9, और इस तरह से यहां क्या बन जाएगा 8D। तो ये चीज हम सीधा उठा के यहां पे लिख लेते हैं, और इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 499, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है, यह है A499, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे A+498D = 9। ये 2 बातें बहुत आसानी से आपको ध्यान रह सकती हैं। कैसे ध्यान रह सकती हैं, देखो अगर यहां पर, एक मिनट थोड़ा सा चेंज करते हैं, हाँ, अगर यहां पर 9 लिखा हुआ है तो आपको एक कम करके D के साथ लगाना होता है। बिल्कुल इसी बात को फिर से माना जाए तो यहाँ पे अगर 499 लिखा हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ एक कम करके यानी कि 498 करके D के साथ लगाना है, ठीक है। यहां तक की बात है। अगर आपको 2 पद पता है तो आप ये 2 समीकरण यहां बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक समीकरण मेरे पास आ गया A+8D = 499, ठीक है। दूसरा समीकरण मैंने निकाला A+498D = 9, ठीक है। तो हमने ये दोनों ही समीकरण एक साथ लिख लिए। अब क्या करना है, अब इन्हें करना है आपको माइनस, घटाना है। इससे क्या होगा, ए कट जाएगा। जैसे ही ये ए कट जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे यहां पे मिलता है कितना, माइनस का 490D, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 490 के बराबर। तो यहां से D का मान कितना निकल आएगा, यहां से D का मान निकल आएगा -1, ठीक है। जैसे ही आपको D मिल जाता है, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जल्दी से, और इस D के मान को, इस D के मान को पुट कर देते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, जहां हमने अपने पहले समीकरण को लिखा था वहां D के मान को हम पुट कर देते हैं। तो A+8 और D का मान था -1 = 499। तो A-8 आपको क्या दे देगा, 499, और आपके पास A का मान निकल आता है 4, पहले इसको लिख लेते हैं फिर प्लस करते हैं, 507, ठीक है। यहां तक की बात है। अब यहां पर देखा जाए तो मेरे पास 2 चीजें आ चुकी हैं। एक तो मेरे पास A का मान मिल चुका है, एक मुझे D का मान मिल चुका है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कौन सा पद 0 होगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि श्रेणी का इसका कौन सा जो पद है वो 0 होगा। तो अब जरा यहां पर एक छोटी सी काम और कर लेते हैं, एक अगले पेज पे आते हैं। D और A की वैल्यू मिल चुकी है। मैं यहां पे दोबारा से लिख देता हूं, A की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी 507, D अभी फाइंड किया था -1। अब कौन सा पद शून्य होगा, इसका अर्थ यह होता है कि आपसे कहा गया है कि AN का मान 0 है,
कौन सा पद शून्य होगा, इसका मतलब यह है कि an का मान 0 है और आपको n का मान निकालना है। तो हमारा जो समीकरण है वो ये कहता है कि an जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d के बराबर होता है। अब अगर इसके अंदर ये सारे मान रख दिए जाएं तो an का क्या हो गया 0। ठीक है, a हमने अभी निकाल के रखा हुआ है वो है 507 प्लस n आपको निकालना है d की वैल्यू -1। अब आपने देखा जाए तो सिर्फ n ही है जो हमें निकालना है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास आता है 507, इसको मल्टीप्लाई कर लो -n प्लस 1 या फिर n बराबर है 508। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, n का मान मेरे पास क्या आ रहा है, n का मान मेरे पास आ रहा है 508। नहीं था ना, हाँ, n का मान मेरे पास आ रहा है 508। तो इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस बेटा ये था कि जब भी आपके सामने कोई भी समानांतर श्रेणी का सवाल आता है जिसके अंदर अगर आपको दो पदों का मान ज्ञात है तो आपको हर बार यही काम करना है, दोनों पदों को पहले इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद उन्हें उठाए क्या कर देना है, उन्हें कर देना है माइनस, जहां मैंने इस वाले स्टेप को करके दिखाया है। ऐसा करते ही आपको डी मिल जाता है, वहां से आप ए निकाल लेते हो और फिर जो भी निकालना हो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है, ज्यामिति की। अब इसमें है क्या, देखो एक लाइन है, ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 5 - 8 और 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2 सही 3 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह आती है, ये चतुर्थांश क्या होता है। जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो क्वाड्रेंट है क्या, तो बड़ा बेसिक से लेके चलते हैं बेटा इसको। ठीक है, देखो हमारे पास होता है ग्राफ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें आप क्या करते हैं, यहां पे आप x लिखते हैं, यहां y लिखते हैं, यहां पे x डैश लिखते हैं, यहां y डैश लिखते हैं। अब सब जानते हैं कि यहां पर जितने भी मान होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, और यहां भी जितने मान होते हैं वो सारे कैसे होते हैं बेटा, वो भी प्लस के ही होते हैं। लेकिन जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये सारे मान माइनस के होते हैं, और जब जाएंगे लेफ्ट की तरफ तब भी सारे मान माइनस के ही होते हैं। ठीक है, यहां तक की बात, ये ग्राफ की बातें सबको पता है, सब जानते हैं। तो अगर कोई यहां पर देख रहे हैं, यहां पर तो यहां इस ग्राफ के अंदर 1 2 3 और 4 इसके हिस्से हैं हमारे पास। इन्हीं 4 हिस्सों को 1 2 3 4 इन 4 हिस्सों को बोलते हैं क्वाड्रेंट, या फिर कहा जाए कि हम कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, अच्छा, तो अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु पहले क्वाड्रेंट में आता है तो कैसा होगा, यहां से प्लस आएगा और यहां से भी प्लस ही आएगा, तो दोनों ही प्लस प्लस के होते हैं। लेकिन जब सेकंड में आता है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर x नेगेटिव का है और y पॉजिटिव का है, तो x जो है वो नेगेटिव का और y पॉजिटिव का। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में यहां x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, और चौथे वाले में x प्लस का हो जाता है और y माइनस का। तो सिर्फ साइन को देखकर, सिर्फ चिन्हों को देखकर हम बता सकते हैं कि बिंदु जो है वो कौन से चतुर्थांश के अंदर आ सकता है। ठीक है, यहां तक की बात। अच्छा, तो फिर हमारे सवाल में कुछ इस तरह से बिंदु दिए हुए हैं, और यहां पर यह कहा हुआ है कि अगर ये हमारी रेखाखंड है जिसका ए बिंदु 5 और -8 है और जिसका बी बिंदु 3 और 4 है। ठीक है, ये हमारा रेखाखंड है जिसका ए बिंदु 5 और -8 है और बी बिंदु 3 और 4 है। अब इस रेखाखंड को एक और बिंदु आता है और वो इसे ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है बीच में से कहीं पर। मान लेते हैं कि
वो बिंदु जो इसे इस तरह से तोड़ रहा है वो यहां पर है, इसका नाम हमने रख लिया P। तो जब ये P AB को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, तो वो एक अनुपात में तोड़ेगा जो कि हमें सवाल में दिया हुआ। सवाल ये कहता है कि वो अनुपात है 2:3। ये देखिए वो अनुपात है 2:3। अच्छा, तो अब हमें ये बताना है कि जो P बिंदु आएगा वो क्या होगा और वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है, तरीका क्या है इसका। ठीक है, एक बड़ी बेसिक सी चीज है, इससे आप ट्रिक भी कह सकते हो। ठीक है, और वो ट्रिक ये कहती है कि जो भी ये ए के निर्देशांक है वो 3 से मल्टीप्लाई होंगे और जो भी बी के पॉइंट है वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे। फिर से कहता हूं, जो भी ये ए के पॉइंट है वो 3 से मल्टीप्लाई होंगे और जो ये 2 के पॉइंट है वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे। पैटर्न क्या है, लॉजिकली ऐसा होना चाहिए था कि ए के जो पॉइंट है वो 2 से मल्टीप्लाई होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अपने दूसरे वाले से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी कि ए के पॉइंट 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बी के पॉइंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखनी है। तो निकालना कैसे है, पहले एक्स की बात करते हैं। अब हमेशा ही ध्यान रखना, जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं, निर्देशांक पढ़ते हैं, तो एक्स के जो पॉइंट होंगे, एक्स के जो बिंदु होंगे, एक्स के जो निर्देशांक होंगे वो एक्स वाले के साथ ही सॉल्व होंगे, वो कभी भी वाई के साथ सॉल्व नहीं हो सकते। आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, आप निकालने जा रहे हैं एक्स बिंदु और उसके साथ वाई भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स का मान निकालना है तो मैं सिर्फ एक्स वाले बिंदु ही देखूंगा। तो क्या करना चाहिए, तो जैसा मैंने कहा कि ए के जो बिंदु हैं वो 3 से मल्टीप्लाई होंगे और मैं x निकालने जा रहा हूं, तो 5 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और यहां पर जो 3 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और इसे कर दो प्लस। फिर सुनो, जो a के बिंदु हैं वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, b के बिंदु हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, हम फाइंड करने जा रहे हैं x, तो सिर्फ x के साथ ही काम चलाएंगे, x के साथ ही खेलेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बटे में 2 + 3। ठीक है, तो यहां से क्या आंसर आता है, ये हो गया 15, ये हो गया 6, यानी कि 21/5। ठीक है, अब y की बात करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो y के लिए अब जो -8 है वो मल्टीप्लाई होगा 3 से, -8 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, बटे। ठीक है, तो यहां से आ गया मेरे पास में ये 24, 16, लेकिन माइनस का। तो जो ये बिंदु बन रहे हैं P के, वो बन रहे हैं 21/5 और -16/5। तो क्या देख रहे हो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, x प्लस का है और y माइनस का है। ऐसा कब होता है, जब आता है चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, मेरा आंसर हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट। सही है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, थोड़ा तेज चलते हैं, क्वेश्चन काफी है हमारे पास अभी। तो सवाल आता है त्रिभुज से। ठीक है, और यहां पर आपने दो चीजें पढ़ी हुई हैं, एक तो आपने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता, और एक आपने पढ़ा है सिमिलैरिटी, समानता। ठीक है ना, समरूप जिसे आप कहते हो कभी कभी। तो एक तो होता है सर्वांगसम होना और एक होता है समरूप होना। दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है जो आप ध्यान रखने के लिए, बस इतना बात ध्यान रखिए कि जब हम बात करते हैं सर्वांगसम की, जब हम बात करते हैं सर्वांगसम की, तो देखो दो चीजें हैं, एक होती है साइड्स यानी कि भुजा, और दूसरे होते हैं एंगल यानी कि कोण। जब हम सर्वांगसमता की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, तो होता क्या है, जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, और जो कोण होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो हम बात करते हैं
कॉन्ग्रुएंसी की, तो जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और जो कोण होते हैं वो भी बराबर ही होते हैं। लेकिन जब बात होती है सिमिलैरिटी की, या फिर कहा जाए समानता की या समरूपता की, तब कोण तो बराबर होते हैं लेकिन जो भुजाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती। ठीक है, वो बराबर नहीं होती, वो होती हैं अनुपात में या फिर कहा जाए समानुपात में। अब कहोगे सर समानुपात में कैसे हो सकता है? तो समानुपात का मतलब बेटा ये है, मान लो एक त्रिभुज है हमारे पास, इसकी भुजाएं 1, 2 और 3 सेंटीमीटर की हैं। एक और त्रिभुज है मेरे पास, इसकी भुजाएं 2, 4 और 6 सेंटीमीटर की हैं। अब यहां पर देखा जाए तो ये बराबर तो नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट तो कभी नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसका और इसका अनुपात देखा जाए तो 1/2 आएगा। ठीक है, अगर इसका और इसका अनुपात देखा जाए तो 2/4 क्या दे देगा? 1/2 दे देगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे वाले का भी अगर देखा जाए तो 3 और 6, ये भी क्या दे देगा? 1/2 दे देगा। तो अब तीनों में ही देखो, तीनों का अनुपात बराबर आ रहा है, यानी कि ये समानुपाती है। ठीक है, तीनों का अनुपात बराबर आ रहा है यानी कि समानुपाती है, ये प्रोपोर्शनल है। तो बस एक यही अंतर है, फिर से कह दे रहा हूं, बस एक यही अंतर है जिससे आप सवाल को पकड़ सकते हो। सर्वांग समता के अंदर जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, जबकि समरूपता के अंदर भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है। ठीक है, हालांकि कोण दोनों में बराबर ही रहते हैं। ठीक है, चलिए अपने सवाल पर आते हैं। हमारा सवाल कहता है कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज पीक्यूआर है, ये दो कोण इक्वल दे रखे हैं, ये दो कोण इक्वल दे रखे हैं, लेकिन हमारा कोण से कुछ नहीं होने वाला, वो तो इक्वल ही होते हैं। जो डिफरेंस क्रिएट होगा, जो आपका आंसर देने वाला जो स्टेटमेंट है वो है कौन? भुजा। अब भुजा को देखो यहां पर, क्या ये बराबर है? नहीं, इन्होंने लिख कर दिया जो AB है वो PQ की दुगनी है। ठीक है, AB जो है वो PQ की दुगनी है। तो देखो अब यहां पे करें क्या, मैं इसे इरेज करके डायग्राम बना के दिखाता हूँ। यहां करते हैं ताकि ये भी यहां लिखा रहे और आपके दिमाग में बात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आए। तो एक हमने त्रिभुज ले लिया ABC, ठीक है, और दूसरा हमारा त्रिभुज हो गया PQR। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है और जो कोण C है वो कोण R के बराबर है। ठीक है, यहां तक की बात, दो हो गए। तीसरी बात ये कहता है कि जो AB है, AB और जो PQ है, इसमें क्या रिलेशन है कि अगर ये x है तो ये 2x है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा हुआ हमसे। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा हुआ हमसे। अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं साइड्स की, तो साइड में साइड इक्वल तो नहीं है, तो यानी कि ये सर्वांग सम तो कभी नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं समरूपता की। समरूपता में जब मैं कहता हूं कि भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो समानुपाती होने के लिए वो कम से कम दो युग्म चाहिए। दो युग्म मतलब क्या हुआ कि एक साइड ये वाली हो गई तो एक साइड और होनी चाहिए थी, ताकि मैं दोनों को आपस में कंपेयर करके बोल पाता कि वो समानुपाती हैं। वो इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है, तो अब इतने से हमारा काम नहीं चल रहा। अब क्या करा जाए? तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात यहाँ पे आती है कि अगर ये दो कोण इन दो कोणों के इक्वल है तो ये तीसरा कोण भी इक्वल ही होगा। ठीक है, तीनों कोण इक्वल हैं लेकिन भुजाएं इक्वल नहीं है। ठीक है, तीनों कोण इक्वल हैं, भुजाएं इक्वल नहीं है। अगर भुजाएं इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, तो क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ समरूप बच गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सी वाला समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा जो है वो एलसीएम एचसीएफ से है।
इसे आप रियल नंबर से भी कह सकते हो। और सवाल फिर एक कॉन्सेप्ट है, एक जरूरी फंडामेंटल है, ठीक है। सवाल ये कहता है कि अगर HCF 2 नंबर का 2400 है तो इनमें से क्या HCF नहीं हो सकता। अगर LCM 2400 है, ठीक है, किन्हीं भी दो संख्याओं का LCM अगर 2400 है तो इनमें से क्या HCF नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, तो अब करना क्या है, देखिए एक छोटी सी बात सुनिए मेरी। जो हमारा LCM होता है, ठीक है, जो हमारा LCM होता है और दूसरी चीज जो हमारा HCF होता है, ठीक है, लघुत्तम और महत्तम, ये आपने पढ़े हुए हैं। तो बेटा ध्यान ये रखना है कि LCM is always a multiple of HCF। LCM जो है वो हमेशा HCF का मल्टीपल होता है, ठीक है, गुणज होता है। LCM हमेशा HCF का गुणज होता है, यानी कि जब भी आप चाहो तो LCM को HCF से भाग कर सकते हो। आप जब भी चाहो LCM को HCF से भाग कर सकते हो, आपको एक पूरा आंसर मिलेगा, एक पूर्ण संख्या मिलेगी, ठीक है। और बस इसी बात से हम सवाल को हल कर देंगे। तो देखो 800 लिखा हुआ है, क्या 800 2400 को भाग कर सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। 3 आंसर आएगा, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। फिर 300 ले लिया, तो क्या 2400 को 300 भाग कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आंसर आएगा 8, क्योंकि पूर्ण संख्या है। जब 600 की बात आती है तो 600 भी कर सकता है, आंसर आएगा 4, पूर्ण संख्या है। लेकिन 700 कभी भी 2400 को भाग नहीं कर सकता। बात समझ में आ जाती है यहां से? 700 जो है वो 2400 को कभी भाग नहीं कर सकता। तो हम ये कहेंगे कि जो 700 है वो HCF कभी भी नहीं हो सकता उन दो नंबर का, उन दो संख्याओं का जिनका LCM 2400, ठीक है। चलिए अगला सवाल उठाते हैं, ठीक है। अब फिर से हम आ गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आप ये बताइए कि उस बिंदु पे निर्देशांक जहां रेखा x अक्ष को काटती है, जहां रेखा x अक्ष को काटती है। तो सवाल से पहले पहले एक छोटी सी बात, ये है आपका ग्राफ, ये रही आपकी रेखा, ठीक है। अब देखो दो बातें हैं ध्यान रखनी है, और दोनों बातें एक जैसी सी ही है। क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, ठीक है, मेरे साथ रहना यहां पर। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, ये बिंदु x एक्सिस पर आ रहा है, x अक्ष पर आ रहा है, तो इसमें x का कुछ ना कुछ मान तो होगा, ये बात तो पक्की है। 2 4 8 10 15 कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन इस बिंदु पर y का मान क्या होगा? इस बिंदु पर y का मान होगा 0। x का चाहे कुछ भी हो लेकिन y 0 होगा। और बिल्कुल इसी तरह से इस बिंदु पर x का मान 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इस रेखा के ऊपर, इस अक्ष के ऊपर y कुछ भी हो सकता है लेकिन x 0 ही रहेगा, ठीक है, x 0 ही रहेगा। अब वापस सवाल के पास चलते हैं। सवाल कहता है कि जो ये रेखा है, कौन सी रेखा है बेटा? रेखा है 2x -4y = 8। ये रेखा x अक्ष को कहां काटेगी? अच्छा, x को काटना है, तो इसका मतलब y क्या रख दूं? 0 रख दूं। अगर मैं इस सवाल के अंदर y को 0 रख देता हूं तो 2x बराबर 8 आता है और x का मान आ जाता है 4। तो ये रेखा x अक्ष को कहां काटेगी? 4 पर। कहने का मतलब 4,
0 पर, क्योंकि x का मान 4 हो गया, y का मान 0 हो गया, तो 4,0 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट से, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति बड़ा अच्छा सवाल है हमारे सामने ये। ठीक है, थोड़ा सा वक्त भी ले सकता है ये क्वेश्चन, और कह सकते हैं तो शॉर्ट ट्रिक भी है हमारे पास इसके लिए। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको x का मान दिया है साइन और कॉस की फॉर्म में, और y का मान भी दिया है साइन और कॉस की फॉर्म में, लेकिन मान निकालना किसका है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं इसको। x का मान हमें दिया हुआ है कुछ इतना, तो मैं क्या करता हूं, मैं x का स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि हमसे पूछा गया है। तो हमने यहां पर भी x का स्क्वायर किया, तो x है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। यहां भी हमने क्या कर दिया बेटा, यहां भी कर दिया स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस स्क्वायर को सॉल्व किया जाए तो ये आएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर इसका भी स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या आएगा, तो आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां चलते हैं, ये हो गया 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है, देखो यहां ध्यान से, यही गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये आएगा 24 साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करना है, सवाल खुद कह रहा है प्लस करना है, तो इनको प्लस कर देते हैं। तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर इन दोनों के बारे में सोचो, दोनों के पास 9 लिखा हुआ है, तो अगर ये 9 बाहर निकाल लिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहां पर देखा जाए तो दोनों के पास 16 लिखा हुआ है, अगर 16 को बाहर निकाल लिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बात जो चीजें हैं वो कट जाएंगी। तो यहां से क्या आ रहा है, 9, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मान होता है 1, प्लस यहां पर रहा 16 और इसका मान भी क्या होता है 1, तो कुल मिला के 9 प्लस 16, तो जवाब है 25। ठीक है, तो जवाब है 25। सिंपल क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा हाथ चलाना था। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल लेते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहां से, क्षेत्रमिति से, यानी कि मेंसुरेशन से। तो क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है कि एक हमारे पास गोलाकार बॉल है जिसका रेडियस कितना है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। इसको हमने क्या करा, पिघाल दिया। ठीक है, और फिर इसकी 3 नई बॉल बना दी। ठीक है, अगर उन तीनों में से दो की जो त्रिज्या है वो 1.5 और 2 सेंटीमीटर है, तो तीसरे वाले बॉल की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, हमारे पास एक बड़ी बॉल थी, मान लो कि इसका रेडियस r है। ठीक है, और फिर इसको पिघलाकर हमने 3 बॉल बनाई, 1 2 3। ठीक है, इसमें तीनों के अलग अलग रेडियस होंगे, तो भाई इसको हमने r1 ले लिया, इसको हमने r2 ले लिया और इसको r3 ले लिया। ठीक है, यहां तक की बात। अब आपको करना क्या है कि इनमें से मुझे ये पता है कि जो बड़ा वाला है वो 3 का है, एक 1.5 का है और एक 2 का है। यहां पर मैं लिख देता हूं, r का मान है 3, r1 का मान है 2, r2 का मान है 1.5 और r3 ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब सवाल को करना कैसे है समझते हैं आराम से, फिर आराम से छोटी सी चीज में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बात यह है, जब भी आप किसी चीज को पिघाल के उसे एक नया रूप देते हो, जब भी आप किसी भी चीज को पिघाल कर उसको नया रूप देते हो, तब जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो समान रहती है।
ठीक है, इस चीज को समझा जाए तो हम ये कहेंगे कि जितना वॉल्यूम इसका होगा वो इन तीनों के वॉल्यूम के योग के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पिघालने पर आयतन समान रहता है, हमने एक बॉल से 3 बॉल बना दी लेकिन आयतन वही रहेगा। तो अगर यहां पे देखा जाए तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं यहां भी लिख दूं 4/3 पाई, लेकिन ये r1 क्यूब, इधर भी 4/3 पाई r2 क्यूब, और यहां पर 4/3 पाई r3 क्यूब। यहां तक बात समझ में आ जाती है? ठीक है, अब देखिए आप यहां पे देख सकते हैं कि 4/3 और पाई सबके पास है, तो r1 क्यूब, r2 क्यूब और r3 क्यूब। यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर 4/3 और पाई तो लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा बेटा ऐसा करो, 4/3 और पाई को 4/3 और पाई से काट दो। अब क्या बचता है? तो सर अब बचता है r³ इज इक्वल टू r1 का क्यूब, r2 का क्यूब और r3 का क्यूब। अब जो भी हमें पता है वो यहां पर लिख देते हैं। तो यहां मेरे पास लिखा हुआ है 3 का क्यूब, यहां है 2 का क्यूब, 1.5 का क्यूब और r3 का क्यूब। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। तो यहां पर आ गया 27 यानी कि 3 का क्यूब, 8 प्लस 1.5 का क्यूब, जरा निकाल लेते हैं। ये होता है 3.375 प्लस r3 का क्यूब हमें निकालना है। ठीक है, इसको शिफ्ट करते हैं तो 27 माइनस 8 और 3 11.375 इक्वल टू r3 का क्यूब। ठीक है, अब इसे माइनस कर देते हैं, तो माइनस करके मेरे पास यहाँ पर आएगा 625 और इतना। ठीक है, 15.625। अब ये किसके बराबर है? ये बराबर है r3 क्यूब के बराबर। और अगर आपको पता हो तो ये 15.625 ये किसका क्यूब है? ये है आपका 2.5 का क्यूब। ठीक है, किसका क्यूब है ये है 2.5 का क्यूब। तो r3 का मान क्या जाता है? 2.5। तो मेरा आंसर हो गया 2.5। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहता है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले और 0.5 सेंटीमीटर मोटाई वाली 50 गोलाकार प्लेटों को एक लंब गोलाकार सिलेंडर बनाने के लिए एक के ऊपर एक रखा गया, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली बात तो यही आती है कि जब हम प्लेट को एक के ऊपर एक रखते हैं, ठीक है, एक प्लेट आपकी इस तरह से हो गई, फिर एक प्लेट इसके ऊपर और रखी, फिर एक प्लेट इसके ऊपर और रख दी, एक प्लेट इसके ऊपर और रख दी, और इस तरह से हमने यहां पर पूरा का पूरा एक स्टैक बना दिया। तो ये क्या बन जाएगा? ये एक पूरा का पूरा सिलेंडर बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। ठीक है, बेलन बन जाएगा। अब यहां पर यह देखा जाए कि इस बेलन के अंदर कितनी प्लेट है, इस तरह की कितनी प्लेट है। तो भाई इस तरह की इसके अंदर 50 प्लेट है। ठीक है, इस तरह की इसके अंदर 50 प्लेट है। मैं जरा यहां पे इसको बना के दिखाता हूं। मान लेते हैं कि जो हमारा बेलनाकार बना है उसके अंदर इस तरह से 1 2 3 4 5
इस तरह से करते करते कुल मिलाकर हमारे पास 50 प्लेट हैं। ठीक है, हर प्लेट की मोटाई कितनी है भाई? 0.5 सेंटीमीटर। अगर हर प्लेट की मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है तो 50 प्लेट की मोटाई कितनी हो गई? आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस बेलन का एच मिल गया 25 सेंटीमीटर। मुझे इस बेलन का एच मिल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा क्या मेरे पास इसकी त्रिज्या है? जी बिल्कुल, इसकी त्रिज्या है मेरे पास। कितनी है? 7। तो मैं यहां पर ये बातें लिख के रख लेता हूं कि h का मान मुझे मिल गया है 25 सेंटीमीटर, r का मान मुझे दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। अब ये मुझसे ये पूछता है कि ये बताइए कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आना चाहिए इसका जो फॉर्मूला है, यानी कि इसका TSA का समीकरण। और क्योंकि क्योंकि ये बेलनाकार है तो इसका समीकरण क्या होगा? इसका समीकरण होगा 2 पाई r और h प्लस r। ठीक है, कुछ और तो नहीं छोड़ा हमने? जी नहीं। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को खत्म करते हैं, मान को यहां पे डाल देते हैं। आप मेरे साथ ये क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो यहां से आ गया 25 और 7, आपने इसे उसे काट दिया, यहां से आ गया 44 गुणा 32। ठीक है, तो यहां से देखो 4 दूनी 8 होते हैं, अपना आंसर ए है। ठीक है ना, 4 दूनी 8 होते हैं, अपना आंसर ए वाला है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल ले रहे हैं। अगला सवाल आपका आ रहा है रेखीय समीकरण, दो चर वाले रेखीय समीकरण से। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग 1000 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर जो है वो 2,56,000 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, उनका योग 1000 है। तो दिमाग सबसे पहले यही कहता है कि एक को x मान लो, एक को y मान लो, तो योग 1000 है। ठीक है, योग 1000 है। फिर ये कहते हैं कि उनके वर्गों के बीच का अंतर। अच्छा, इसका मतलब x² माइनस y² कितना है? 256,000। तो बताइए उन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो कौन है? यानी कि मुझे x निकालना है यहाँ पर, क्योंकि y तो छोटा होगा ना, मैंने माइनस के उधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करा जाए? मेरे पास x प्लस वाई तो है, लेकिन साथ में x² माइनस y² भी है। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक फॉर्मूला यूज करूंगा, आप लोगों को याद दिला देता हूं कि x² माइनस y² जो होता है वो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है, अगर इस बात को यहां पर देखा जाए तो उधर ही चलते हैं। चलो, तो क्या है? देखो x प्लस वाई का मान आपको पहले ही पता है, कितना? 1000। x माइनस वाई को आप लिखे रहने दो, और इसका मान क्या था? 256,000। तो इन 3 जीरो से तीनों जीरो कट जाते हैं और 256 जो है वो आ जाता है x माइनस वाई। ठीक है, 256 जो है वो आता है x माइनस वाई। और x प्लस वाई कितना है? तो वही x प्लस वाई जो है वो तो हमें साफ साफ दिया हुआ था, 1000। दोनों को उठा के प्लस कर दो तो 2x जो है वो आ जाता है 1256। तो जो x का मान है वो आ जाएगा 1256/2, यानी कि 628। ये लीजिए 628। सिर्फ एक छोटे सी बात से क्वेश्चन बन गया, और वो बात ये थी कि जो x² माइनस y² होता है वो क्या होता है? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। सवाल जो है वो आयु में से आया हुआ है। ठीक है, और ये सवाल जो है कई बार काफी परेशान कर जाते हैं बच्चों को। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन कहता है कि पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग से 3 गुना है। अच्छा, पहले ही सेंटेंस में हम कुछ नई चीज देख रहे हैं। पिता की जो आयु है उसको किससे कंपेयर किया गया है, उसकी तुलना किससे करी गई है? उसके 2 बच्चों के आयु के योग से। अब यहाँ पे किसी एक से नहीं करी है, 2 लोगों से करी गई है, और उन दोनों के आयु का योग करना है। ठीक है, अच्छा फिर 5 वर्ष बाद क्या होता है?
5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके दोनों बच्चों की आयु के योग से दुगनी हो जाती है। तो बताओ कि पिता की एज क्या है, पिता की आयु कितनी है। तो देखो ऐसा करते हैं, पिता की आयु को x मान लेते हैं, ठीक है। हम यहां पर जो फादर है उसकी एज को x मान लेते हैं और जो दो बच्चे हैं उनको एक चीज मानते हैं, ठीक है। देखो जो उसके दो बच्चे हैं उसको एक चीज मानते हैं और उन दोनों बच्चों की आयु को y सपोज करते हैं, ठीक है। दोनों की आयु को y सपोज करते हैं कि दोनों की आयु मिलाकर अभी y वर्ष है, क्योंकि हमसे ये नहीं कहा गया कि वो दोनों जो बच्चे हैं उनकी आयु एक बराबर है या फिर एक की इतनी है दूसरे की इतनी है, हमको नहीं पता। तो मैंने उन दोनों बच्चों की जो आयु है उसके योग को ही y मान लिया, दोनों के आयु मिलाकर y वर्ष है। अब पहली बात जो है वो कहती है कि जो पिता की आयु है वो बच्चों के आयु के योग की तिगुनी है, यानी कि जो x है वो 3y के बराबर है, जो x है वो 3y के बराबर है। अच्छा अब यहां पे एक बात और समझा देता हूं, इसी चीज के अंदर जो है कभी कभी आप लोग फंस जाते हैं कि ये 3 मल्टीप्लाई किधर करना है, पिता की आयु से करूं कि बच्चों की आयु से करूं। तो बहुत छोटी सी बात है, जब आपको गुणा करना है तो गुणा करो आप हमेशा छोटी संख्या से, ठीक है। गुणा करो आप हमेशा छोटी संख्या से, और अगर भाग करना है तो भाग करो बड़ी संख्या को। अब यहां पर आयु की बात हो रही है तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि पिता की आयु ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम गुणा किससे करेंगे, बच्चों की आयु से गुणा कर देंगे। अच्छा ये तो हुआ शुरुआत की बात। अब 5 वर्ष बाद, अब यहीं पर सारा खेल है और हम बात कर रहे हैं 5 वर्ष बाद। फिर सुन लो सारा खेल यहीं पर है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी वो हो जाएगी x+5, ठीक है। लेकिन बच्चों की आयु में क्या होगा भाई, वो भी 5 साल ही बढ़ेगी, लेकिन वहां पर दो बच्चे हैं, दोनों की आयु 5 और 5 साल बढ़ेगी, तो कुल मिलाकर जो आयु है वो 10 साल बढ़ेगी। एक बच्चे की आयु 5 साल बढ़ी, दूसरे की 5 साल बढ़ी, कुल मिला के जो योग है वो 10 से बढ़ गया, ठीक है। तो अब यह है पिता की आयु और यह है दोनों बच्चों के आयु का योग। और अब क्या होता है, अब जो आयु है वो दुगनी हो जाती है। तो यहां से आपको दूसरा समीकरण मिल जाता है, ठीक है। तो समीकरण है कुछ इस तरह से, पहला वहां पे लिखा हुआ है कि जो x है वो 3y के बराबर है, ठीक है। इन दोनों को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये काम जल्दी से हम यहां पर कर देते हैं, ठीक है। तो x - 2y जो है वो 15 के बराबर है, x की वैल्यू 3y है तो हमने यहाँ पे 3y लिख दिया, -2y जो है वो 15 के बराबर है, तो y का मान कितना आ गया 15, ठीक है। अब अगर y का मान 15 है तो x का मान कितना हो गया, 3 × 15 यानी कि 45, ठीक है, यानी कि 45। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल फिर से एपी से है, समानांतर श्रेणी से है, ठीक है। अब इस सवाल को करने के लिए जो मैंने पिछले सवाल में किया था, आपको याद होगा हमने एक सवाल और इसका डिस्कस किया है जहां हमने एपी की बात की थी और मैंने आपको यहाँ पर पूरा ए और डी निकाल के दिखाया था। और मैंने ये कहा था कि अगर आपको 2 पद पता है तो आप ए और डी निकाल सकते हैं हमेशा और पूरा का सवाल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब इस सवाल को इस अप्रोच से ना करके एक नई अप्रोच से करते हैं, ठीक है। और इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो कैसा है। देखो क्वेश्चन कहता है किसी भी एपी के अंदर जो 7वां पद है वो 1/9 है और जो 9वां पद है वो 1/7 है, ठीक है। देखो इसने क्या कहा कि किसी भी एपी का जो 7वां पद है वो 1/9 है और जो 9वां पद है वो 1/7 है। तो ये बताइए कि इसका 63वां पद कितना होगा, ठीक है।
अब इस तरह के सवाल में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा। देखिए, आपसे अगर कहा जाए कि किसी भी एपी का जो एमवा पद है वो 1/n है और जो उसका एनवा पद है वो 1/m है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। n जो है वो m ले रहा है और m जो है वो n ले रहा है। तो हमेशा ध्यान रहे, इसमें a का मान जो आता है, इसमें a का मान जो आता है वो 1/mn आता है, इसमें d का मान जो आता है वो भी 1/mn आता है, और इसमें जो amn का मान आता है वो 1 आता है। ये 3 बातें याद कर लो। अगर इसको यहां पर अप्लाई किया जाए, अगर इसी बात को यहां अप्लाई किया जाए, तो अगर मुझे कोई कहता कि इसका प्रथम पद निकाल के दिखाओ, ए का मान निकाल के दिखाओ, तो मैं कहता 1/9 गुणा 7। कोई कहता कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर निकाल के दिखाओ, तो मैं कहता 1/9 गुणा 7। तो दोनों के ही आंसर 1/63 होते, ठीक है। और अगर कोई कह देता कि 9 गुणा 7 निकाल के दिखाओ, क्या लिखो यहां पर, mn, m कितना है, m है 7, n कितना है 9, तो वो कितना आएगा 1, और 9 सत्ते होते हैं 63। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरह से ही ध्यान रखे जाए, यही कहूंगा मैं, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन को प्रॉपरली करना है तो आप मेरे इस सवाल को एक बार फिर देख लीजिएगा और बिल्कुल इसी तरह से ये क्वेश्चन कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से पहले ए निकालिए, वो आएगा 1/63, फिर डी निकालिए, वो भी आएगा 1/63, उसके बाद में उसको ए एन में पुट कर देना, जैसे कि हमने यहां पुट किया था ए एन, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। आज के सेट में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं और कल ही आपको इसकी एक नई क्लास मिलेगी, यानी कि हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 की शुरुआत, ठीक है। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को देखिए। हमारी चैनल पे और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इससे पहले के सेशन के लिए वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको भी देखिए। उनसे आपको अगर कुछ फायदा होता है तो बहुत अच्छा लगेगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।